साहब आप एक बात ये बताइए, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई बिजली और मेंटेनेंस अलग अलग देनी चाहिए, उसको बिल अलग अलग देना चाहिए, कानून भी यही कहता है। लेकिन अभी आप चूंकि आज की डेट में जो सोसाइटी की स्थिति है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है नहीं, जो अभी तक बिल्डरशिप की कम्युनिकेशन से भी क्लियर है, तो इस स्थिति में मेंटेनेंस देने की क्या लीगल स्थिति बनती है? मेंटेनेंस देना जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या सिचुएशन है? जबकि बिल्डर इस प्रीमाइसेस को अपने लिए भी यूज़ कर रहा है, अपने फ्लैट भी बेच रहा है और हमसे मेंटेनेंस भी चार्ज कर रहा है। मेंटेनेंस की स्थिति बड़ी ख़राब है, रोज़ सोसाइटियों में चोरी हो रही है, हमारे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस सब में मेंटेनेंस को लेकर क्या लीगल आपने जो समझा है अभी तक कोर्ट से या अपने वकीलों से या मेंटेनेंस एक्ट के साथ, अपार्टमेंट ओनर एक्ट के हिसाब से, उसके संबंध में ज़रा स्थिति समझाइए कि मेंटेनेंस देने की क्या सिचुएशन रहती है। देखिए, हम लोग जितने भी रेजिडेंट्स हैं, आप हों, हम हों या कोई भी हो, जो अभी नए आए हैं या जो पुराने हैं, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई, लगभग हमने एक ड्रीम के हिसाब से जो जो हमसे वादे किए गए उस हिसाब से हमने एक सोसाइटी में केवल रहने के हिसाब से ही नहीं पैसा लगाया, हमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी पैसा लगाया। हमारा मन था कि ये पैसा हम लगाएंगे, कल को ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें हमें गर्व होगा आने में, जिसमें हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हमें गर्व सा महसूस होगा, और ये एक हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा और हेल्दी चीज़ें होंगी और हम लोग टेंशन फ्री बिना किसी डर के घर छोड़ के चले जा सकें, चोरियां ना हो। मतलब हमने बहुत चीज़ें हमें बताई गई थी, 3 टायर सिक्योरिटी होगी, बहुत सारी चीज़ें। दुख ये होता है, देखो कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट है, डिले चलता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब ऐसा लगता है कि ये तो अनंत काल के लिए हम फंस गए। 10 साल छोटा टाइम नहीं है। मेरी एज लगभग 35 साल थी जब मैं यहाँ आया, आज मैं 45 साल का हूँ। मैंने ये सोचा था, आप सभी ने ये सोचा होगा कि अब जाएंगे तो स्विमिंग किया करेंगे, मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा यहीं हुआ, वो 10 साल का होने वाला है। तो मैंने ये सोचा था कि वो स्विमिंग करेगा, बेटी यहाँ पर जिम किया करेगी, हम लोग गंगा वाटर यूज़ करेंगे, हेल्दी चीज़ें रहेंगी, एनवायरनमेंट 80% होगा। जब हमने पैसे दिए तो मैंने एक 1900 स्क्वायर फीट की कवर्ड एरिया नहीं लिया, 1900 स्क्वायर फीट बाय 10 फीट का एक फ्लैट नहीं लिया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें खरीदी। मैंने 1900 स्क्वायर फीट के फ्लैट के साथ जॉगिंग ट्रैक खरीदा था, मैंने 1900 स्क्वायर फीट के साथ गंगा वाटर खरीदा था, मैंने 1900 स्क्वायर फीट के फ्लैट के साथ टेनिस कोर्ट खरीदा था, मैंने जिम खरीदा था, मैंने 80% ग्रीन भी खरीदी थी, मैंने कम डेंस रेजिडेंस खरीदे थे जिसमें 900 फ्लैट्स थे केवल। मैंने बास्केटबॉल वो खरीदा था, एक कोर्ट खरीदा था कि वहाँ पर हम टेनिस और टेबल टेनिस और बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेला करेंगे। चीज़ें हमें फ्लैट दे दिया गया, ना रोड दी गई प्रॉपर, ना जॉगिंग ट्रैक दिया गया। अब अगर आपने सभी चीज़ों का पैसा एक साथ दे दिया है, लेकिन आपको किस्तों में चीज़ें दी जा रही हैं, और फिर उस पर ये कहा जाए कि आप मेंटेनेंस भी दो, यहाँ रहने का किराया भी दो, या इस चीज़ों को मेंटेन करने का भी दो, तो ये बिल्कुल ही तर्कसंगत ही नहीं है, ये कानून सम्मत भी नहीं है, क्योंकि हमारी एओए एक्ट भी मना करती है इस चीज़ को। उनको एक डेट देनी होती है बिल्डर को, और तब तक कंप्लीशन होना चाहिए। डिले चल सकता है, 1 साल 2 साल माना जा सकता है, लेकिन कौन सी धारा है जिसमें ये कहा गया? 4 जो धारा है, 4 धारा के अंदर हमने बिल्डर के द्वारा क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दी गई है। उसमें बिल्डर ये तय करेगा कि जब वो कंप्लीट हो जाए सोसाइटी तब वो लोगों को बसाए, ठीक है। हमें बसाया गया फोर्सफुली कि अगर आप पोजेशन नहीं लोगे तो आपको 24% ब्याज देना पड़ेगा, 5 रुपए स्क्वायर फीट की पेनल्टी के ऊपर। पहले तो 5 रुपए स्क्वायर फीट पर मंथ पेनल्टी दो, फिर उसके ऊपर 24% ब्याज दो अगर आप डिले करते हो। तो हम कहां से देंगे वो? तो आप मजबूरी में आप फ्लैट लोगे, सुविधाएं नहीं है तो उसमें शुरू में कहा कि जी मैं सब चीजें अपने आप दूंगा, आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देनी जब तक कंप्लीशन नहीं होता। फिर झूठ बोल के कंप्लीशन बताया कि कंप्लीशन हो गया, मेंटेनेंस देना शुरू करो, पता चलता है सब कुछ फ्रॉड है। तो हमारा मानना यह है कि जब तक वो मुझे पूरी की पूरी चीजें जो मेरा पैकेज था वो सारी की सीधे ना दे, इसका मतलब शॉर्ट में कंप्लीशन ना दे, तब तक वो हमें
फ्री में यहाँ पर पूरी सोसाइटी को मेंटेन करने का उत्तरदायी है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं और इस बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने एक थाली का ऑर्डर किया, ठीक है, नॉर्थ इंडियन थाली, चाइनीज थाली, कोई भी ऑर्डर किया। अब आपके पास रेस्टोरेंट का बंदा आता है और थाली रख देता है और एक सब्जी डाल देता है। आप उस सब्जी को खा लेते हैं क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि दूसरी आए। फिर वो 1 घंटे बाद दूसरी सब्जी ले आता है, वो डाल देता है। एक साथ पैसा दिया आपने, सारी चीजें एक साथ लाने का आपको मन में था कि भाई मेरे साथ ऐसा ही ड्रीम होगा, बताया भी ऐसे ही गया। हाँ बिल्कुल सही है। वीडियो बना के बताया भी गया ऐसी थैली मिलेगी जी, ऐसा ऐसा बढ़िया होगा, ठीक। अब 1 घंटे बाद दूसरी सब्जी आ गई, फिर 2 घंटे बाद आपके पास 2 रसगुल्ले आ गए, मिठाई आ गई, फिर डेजर्ट आ गए आपके पास, और उसके बाद आप 24 घंटे से वेट कर रहे हो कि रोटी आ जाए। हाँ सही है। अब आपका जो रेस्टोरेंट वाला है वो कहता है जी ये 1000 रुपए का बिल दे दीजिए, वो आप पैसे पहले दे चुके हो। वो किस लिए? वो हर घंटे आपके पास आता है और कहता है कि 500 रुपए का 200 रुपए का ये पेमेंट कर दीजिए। किस लिए? एसी चल रहा है, साफ सफाई कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दोगे आप तो इज इट वैलिड? नहीं। आपने एक साथ पैसा दिया, आपने पूरे पैकेज के लिए पैसा दिया, अब आपको वो धीरे धीरे दे रहा है। अब मेंटेनेंस के पैसे भी ले रहे हैं कि जी मुझे साफ सफाई करनी पड़ रही है, ये क्या फ्री में आएंगे जो साफ सफाई वाले हैं, ये वेटर क्या फ्री में है? मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, थोड़ी सी चीजों को उस तरह से मैं समझना और समझाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इसके बाद भी ये समझने को तैयार नहीं है कि क्यों हम मेंटेनेंस ना दें। इसलिए मेंटेनेंस ना दें क्योंकि हमें पूरा पैकेज एक साथ देना है, उस डेट को देना है, वो नहीं दे रहा है। अब उसे तब तक मेंटेन भी करना पड़ेगा, एसी भी चला के रखना पड़ेगा जब तक वो सारा ना दे, और ऐसा भी हो सकता है उसे पैसे भी वापस करने पड़ जाएं कानून सम्मत तरीके से, अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके साथ अगर दुख तब होता है कि आपका गार्जियन बैठा हुआ है और वो आपको ये गाइड करे, नहीं यार इसके खर्चे तो हो रहे हैं, पैसे दे दो, तो एओए की जिम्मेदारी भी बनती थी कि वो ये कहते नहीं मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। एओए एक्ट पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, हमारे खुद के अधिकार हैं, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर अभी भी हम लोग खड़े नहीं होंगे, अगर अभी भी रेजिडेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे कि जब तक उसको मेंटेन करने के पैसे देते रहेंगे तो वो रोटी 24 घंटे क्या 48 घंटे भी नहीं आएगी, क्योंकि किस्तों में वो कमाई कर रहा है, आपके बैठने से कमाई कर रहा है। नहीं सर, आपकी बात हम समझ रहे हैं, और अब जो समय निकल गया वो तो पास्ट समय है, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन आज की डेट में हम ये एजुकेशन जो कर रहे हैं वो शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के ये बात समझ में आ गई है कि बिल्डर जो ले रहा है वो गलत ले रहा है। लॉजिकली तो मैं आपकी बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुका हूँ। कानून के हिसाब से भी बिल्डर मेंटेनेंस नहीं ले सकता। बिल्कुल। ये अपार्टमेंट ओनर्स एक्ट में किधर लिखा हुआ है, कौन सा सेक्शन? हमारा सेक्शन 2 में बिल्डर के सारे नंबर 1, आप अगर चैप्टर 2 में जाएं, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रोमोटर्स, उसमें 4th का सब सेक्शन 2 का बी है, जिसमें मैं इसको इसके साथ साथ मेंटेनेंस के साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है। बिल्डर शुड डिक्लेयर द पेनल्टी ऑफ डिले इन कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डर को कंप्लीशन करने तक पेनल्टी देनी। तो अब हमारी नॉट पोजेशन, द थिंग इज, अब आप एओए एक्ट पढ़ो तो पोजेशन कैन बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन। ओके, अभी बिल्डर क्या तर्क देता है कि जी आप लोगों ने जबरदस्ती की, जबकि हमें लेटर दिया गया कि अगर आप नहीं लोगे पोजेशन, क्योंकि पोजेशन उसने लिखा था, तो उसने अपनी पेनल्टी से बचने के लिए हमें अवैधानिक तौर पे मजबूर करके पोजेशन देने दिया, क्योंकि उसने ये लिख के दिया था कि आप पोजेशन लो, मेरी फ्लैट रेडी है, और अगर नहीं लोगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, इतने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हम लोग उस टाइम इतना ज्ञान भी नहीं था, उतना लॉ पढ़ने के बाद भी सारे परेशान थे क्योंकि किसी के पास लोन था, कोई किराया दे रहा था, और उसके ऊपर इतना कैसे, उसके ऊपर और ये बर्डन आ रहा था, वो कैसे बर्डन तो झेलेगा, और पढ़ते ही लोग डर जाते हैं, है ना। तो आदमी सब लोगों ने लिए हैं पोजेशन, कुछ लोगों ने थोड़े दिन विरोध किया, फिर भी लिया क्योंकि उन्होंने पेनल्टी देनी पड़ रही थी और वो सेटल कर रहा था, और
हैरेसमेंट ये था कि हम लोग पैसा दे चुके हैं तो कब तक रुकें, वो नहीं देगा और पेनल्टी ले देगा तो वो भी देनी पड़ेगी, हम कैसे बचेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमें मजबूर होकर लेना पड़ा। लेकिन उसे तब तक पेनल्टी देनी है हमें जब तक कि वो कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर वो सीसी आज लेगा तो आज तक पेनल्टी देगा। अब आई डोंट नो कि हमारे केस के अंदर ये कहीं पर लिखा गया, जितना मैंने पढ़ा है पूरा केस, मैंने हमारी RWAOA के द्वारा दिया गया जो केस है हाई कोर्ट में उसको पढ़ा है, वहां कहीं नहीं मांगी गई कोई पेनल्टी। ये बहुत ही विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों, पेनल्टी हमने कुछ नहीं मांगी है। और दूसरा, जो आप मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने मेंटेनेंस को लीगल वे में आपको बहुत अच्छी तरह एक रेस्टोरेंट का उदाहरण देके समझाया। मेंटेनेंस के पॉइंट आप बता रहे थे। यस, तो मेंटेनेंस हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये मैंने रेस्टोरेंट के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझाया कि रेस्टोरेंट मतलब तब तक हम नहीं देंगे जब तक पूरी खाली नहीं आ जाएगी। पूरा सोसाइटी आप कंप्लीशन कर दो, यही AOA में लिखा हुआ है, इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि कंप्लीशन कर दो। मैं सेक्शन और बता देता हूँ आपको किसमें बोला हुआ है। द प्रमोटर शैल मेंटेन द कॉमन एरिया and facilities till the association is formed in accordance with the condition laid down in subsection 2 of section 14। तो जब तक हमारी एक्चुअली है क्या, मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूं कैसे कैसे इनको करना है। बिल्डर का उत्तरदायित्व है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो बिल्डर का उत्तरदायित्व है कि वो रेजिडेंट्स को पोजेशन दे, वो तब दे जब उसका कंप्लीशन हो, ठीक। तो इलीगली उन्होंने हमें मजबूर करके पोजेशन दिया। दूसरा, जब पोजेशन 50% अब 60% हो गया, 60% हो जाए तो वो खुद इनिशिएट करे रेजिडेंट्स के साथ मिलके AOA को फॉर्म करने में। तो उसके लिए 1 साल का समय दिया गया, 1 साल तक आपको AOA बना देनी है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जब तक आप कंप्लीशन नहीं कर लेते तब तक आप मेंटेन करोगे। सब सेक्शन 2 ऑफ 14 सेक्शन 14 आप AOA नहीं बनाते तब तक आप मेंटेन करोगे। तो इस अभी तक हम उस सेक्शन की तरह से AOA बनवा ही नहीं पाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि कंप्लीशन लेने के बाद पोजीशन होगा, उसके बाद अगले 1 साल में बिल्डर AOA बनाएगा, बनाने में मदद करेगा और AOA के बाद वो AOA को हैंडओवर करेगा और तब से AOA मेंटेन करेगा। तो तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक बिल्डर को मेंटेन करनी पड़ेगी चाहिए। तो हमारे केस में कंप्लीशन क्योंकि अभी नहीं आया है, तो नाउ इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिल्डर टू मेंटेन द सोसाइटी। AOA है, लेकिन जब तक कंप्लीशन लेने के बाद ही वो हैंडओवर कर सकता है और हैंडओवर के बाद ही रेजिडेंट की लायबिलिटी शुरू होगी टू पे द मेंटेनेंस। बिल्कुल। एक और चीज मैं बताऊंगा, आपने बताया AOA है, AOA नहीं है। अच्छा, ये एक संगठन है। देखो AOA का 2 तरीके हैं। इस अकॉर्डेंस टू AOA एक्ट हम अभी वो चीजें पूरी नहीं कर पा रहे जो जिस सेक्शन के को ओबे करके हमें AOA बनानी है। तो आपका ये कहना है क्योंकि हमारी जो AOA बनी हुई है वो एज पर सेक्शन 14(2) नहीं है, इसलिए हम उसको AOA नहीं कह सकते। इसलिए वो उस तरह की AOA नहीं है जो मेंटेन कर सके। वो उस तरह की AOA, वो संगठन तो है लेकिन वो आपकी फाइट लड़ने के लिए संगठन है, ना तो रेजिडेंट्स उसको पैसे दे रहे हैं। हमने एक फीस देके एक संगठन बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? जिससे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, लोगों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो AOA है। लेकिन अभी अपार्टमेंट ओनर एक्ट के हिसाब से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए वो AOA नहीं है। AOA को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा सकती और इसीलिए सेक्शन में ये लिखा हुआ है 1 साल के अंदर हैंडओवर करना है। वो हैंडओवर ना GDA करवा पा रही है, ना बिल्डर करवा पा रहा है, ना AOA ले पा रही है और वो कोर्ट भी नहीं करवा पा रहा। वो रीजन इसलिए है कि सीसी नहीं है, क्योंकि मूल पॉइंट ये है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी नहीं जी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा, एक कुछ लोगों की समस्या ये भी है